नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो सबसे चर्चित मुद्दा है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई हैं, एक तरफ यशवंत सिन्हा जी हैं। तो इसमें जो है ये किस तरीके से प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के चुनाव का भारत में, इससे संबंधित जो सवाल हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके व्यापम, चाहे वो व्यापम का पेपर हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का पेपर हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, आपके सारे पेपर में राष्ट्रपति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी वर्तमान में चर्चित मुद्दा है और संविधान में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो वर्तमान में हाल ही में चर्चा में होते हैं। तो इसलिए मैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों से इस मामले पे चर्चा करना चाह रहा था कि जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो सके कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उससे संबंधित जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं कि कितने एक व्यक्ति के मत का मूल्य कितना होता है, क्यों किसी राज्य में ज़्यादा वोट होता, एक सांसद के मत का मूल्य ज़्यादा होता है और किसी राज्य में कम होता है। अमेरिका से भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अमेरिका से डिफरेंस क्या है भारत में, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। क्योंकि पिछले 2 संडे से हम लोग का जो रविवार के रण के तहत मैं डिफरेंट टॉपिक उठाता था, एक करंट का मुद्दा, वो भी नहीं आ पाया है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो इसको डेडिकेटेड बनाया जाए जिससे आप लोगों को ये सब चीज़ें से संबंधित जानकारी कलेक्ट करके, रिसर्च करके आप लोगों को दिया जाए एक वीडियो में। उसी के कारण मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से इसका चुनाव होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, इसमें आंकड़ों से संबंधित सारी चीज़ें मैं रिसर्च करके लेके आया हूँ एक जगह, जिससे आप लोगों का पूरा कंसेप्ट जो है वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। इससे संबंधित सवाल आपको बहुत सारे पेपर्स में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट करिएगा इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। देखिए, भारत में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया कहा जाता है। 2 निर्वाचन प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का सीधा सीधा मतलब ये होता है डायरेक्ट वोटिंग। जैसे आप किसी प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को जाकर अपने हैंड से वोट दे रहे हैं, जैसे कि वोटिंग बूथ रहता है, वहाँ जाकर आप वोट दे रहे हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, दैट इज़ डायरेक्ट वोटिंग। ये इनडायरेक्ट वोटिंग है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इसका मतलब आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बना एक निर्वाचक मंडल, एक पैनल, यदि किसी उम्मीदवार को वोट देता है, किसी पद पे खड़े उम्मीदवार को, तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए एक पैनल गठित किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? आप आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, न कि आम जनता। जिसमें आम जनता शामिल है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जिसमें आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन कौन शामिल होते हैं उस पैनल में वो देखना है। मैं यहाँ पे अनुच्छेदों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्योंकि रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूँ। तो कुछ अनुच्छेद मैं लूँगा जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन बाकी अनुच्छेद अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। अभी जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं उसको लूँगा और उसमें क्या बातें कही गई है ये आपको बताऊँगा। तो इसमें क्या बताया मैं, निर्वाचक मंडल गठित होता है एक, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं वो हम लोग देखेंगे। संविधान में यह बताया गया है, अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति की चुनाव के लिए, उस निर्वाचन प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों रखा गया है राष्ट्रपति के लिए, ये थोड़ा सोचने योग्य बात है। संविधान सभा में कोई भी जो निर्णय हुआ था, जब संविधान सभा बैठी थी, उसमें BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत गजब के आदमी थे, और जो भीमराव अंबेडकर और भी बहुत से लोग थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और जानकार लोग थे। उन्होंने ये सहमति से, आपसी सहमति से ये निर्णय लिया था कि जो भी चीज़ों पर वोटिंग कराया जाएगा, जो भी चीज़ों पर निर्णय लेना है वो आपसी सहमति से लिया जाएगा, न कि वोटिंग से। मतलब मत विभाजन नहीं होगा। मत में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक हाँ या ना, 2 चीज़ है, यस और नो, तो यस के तरफ अगर 50% से ज़्यादा लोग वोट दे दिए तो वो चीज़ें पारित हो जाती है, नो के तरफ दे दिए तो वो खत्म हो जाता है। तो इसमें अगर कोई शामिल है, मान लो जाए 100 लोग वोटिंग में शामिल हैं, तो 51 लोग अगर जिस साइड वोट देंगे वो पारित हो जाएगा, लेकिन भाई 49 लोग तो यहाँ पर उससे सहमत नहीं है ना। तो जो पैनल बैठा था संविधान सभा, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सभी चीज़ें आपसी सहमति से
सभी निर्णयों को लिया जाएगा, ताकि जो भी है, अगर कोई नहीं मान रहा है, अगर कोई किसी का विचार मैच नहीं कर रहा है, तो उनको तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से और दलीलों के माध्यम से ये समझाया जाएगा कि ये चीज़ें देश के लिए, देश के भविष्य के लिए ज़रूरी हैं, आपको इनको मानना चाहिए। और जब वो सहमत हो जाएंगे, उसके बाद उस चीज़ों पे निर्णय पे उतरा जाएगा। मतलब सारी चीज़ें जो ली गई है वो आपसी सहमति से ली गई है, और आपसी सहमति का मतलब होता है सबका सहमत होना। तो ये चीज़ें भी बहुत सोच समझ के ली गई होंगी कि इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखना है। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था, एक राष्ट्रपति, देखिए इलेक्शन के लिए इतने बड़े देश में, इलेक्शन के लिए 1952 में अप्रॉक्स जब पहली बार राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि अगर 4 लोगों को आप किसी चीज़ के लिए खड़ा कर दिए और पूरे देश में उसका प्रचार करवा पाए। ना फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था, तो वो प्रचार करना भी मुश्किल था, लोगों को बताना कि आप लोग डायरेक्ट अगर वोट देने आएंगे तो किनको वोट देना है। तीसरी चीज़ ये थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र के वास्तविक प्रमुख न होकर औपचारिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पूरे सरकार के प्रमुख होते हैं और जिसके हाथ में पूरी पावर्स होती है, जिसमें संविधान में पूरी पावर दी गई है। राष्ट्रपति के हाथ में पूरी पावर नहीं दी गई है। राष्ट्रपति केवल विधेयकों को सिग्नेचर करने का काम करते हैं। संसद के एक अंग है राष्ट्रपति। विधेयक जब तक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जब तक उस पर दस्तखत नहीं करते तब तक वो संविधान में जो रूल है वो नहीं बनता है, जो कानून है कानून का रूप नहीं लेता है। एक बार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उसको वापस कर दे, लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए भेज दे, मतलब संसद में, लेकिन दोबारा अगर भेजे तो राष्ट्रपति को सहमति देने हेतु बाध्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है वो पूरे मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए भी बाध्य होता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब है राष्ट्रपति के पास इंडिविजुअल कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, एकमात्र जेबी वीटो शक्ति को छोड़ के, वीटो पावर्स को छोड़ के, जो वो कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह लास्ट टाइम यूज़ किए थे, उसके बाद यूज़ ही नहीं हुआ है। तो इसलिए वो औपचारिक प्रमुख हैं और देश की पूरी इकोनॉमी को लगा के, पूरे खर्च को लगा के किसी ऐसे व्यक्ति को आप चुन के ला रहे हैं जिसके पास ज़्यादा पावर नहीं है। औपचारिक प्रमुख को चुन के ला रहे हैं, तो क्यों इतना रेवेन्यू को खर्च किया जाए उस पर? यह भी एक मुद्दा था, इस बारे में भी चर्चा हुई थी। ठीक, तो इसलिए इन कारणों से इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं रखा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, न कि रटवाऊंगा, इसलिए मैं चीज़ों को स्टोरी के फॉर्म में आपको बता रहा हूं। समझिएगा ध्यान से। समझ में आ गया क्यों प्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया? 2-3 रीजन आपको बता दिया। अब अनुच्छेद 54 को देखते हैं अपन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उसके बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो अनुच्छेद 54 को अपन देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के कौन कौन शामिल होगा। इसमें शामिल होगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा को पहले देखते हैं अपन। राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित सदस्य जिसको पब्लिक डायरेक्ट जाके वोट देती है वो निर्वाचित सदस्य हुए, और मनोनीत वो जिसको राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से होते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था। उनके जब नॉमिनेट किया गया था तो ये सवाल भी उठा था कि उसमें खेल तो लिखा ही नहीं है, तो उनको कहा गया कि कलात्मक रूप से खेलते हैं, तो कला के क्षेत्र में उनको नॉमिनेट कर दिया गया करके। तो सैंक्शन पोस्ट है, सैंक्शन सीट है 250 राज्यसभा में। सैंक्शन का मतलब होता है कि उतने सीट पर इलेक्शन कराने के लिए, यानी 250 सीट तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन का जरूरत नहीं पड़ेगा। 250 संविधान में पारित सैंक्शन सीट है राज्यसभा के लिए। वर्तमान में 245 सीटों पर चुनाव किया जाता है। अब 245 सीटों पर चुनाव किया जाता है, 5 जो है वैकेंट सीट हैं, यानी कि सैंक्शन 250 हैं, अलॉटेड 245 हैं। 5 सीट को और बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा, केवल एक एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब 250 में से 238 सदस्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के राज्यसभा में जाते हैं, उनका निर्वाचन यहां से होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से नॉमिनेट करके ले जाते हैं, तो वहां ये होता है। अभी वर्तमान में अलॉटेड सीटें हैं 245, 5 सीट और बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। 245 में कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 233 सीटों को उसमें विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आए जाते हैं, और 12 सीटें तो पता है आपको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो वर्तमान समय में अब क्या बोला हूं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसका मतलब राज्यसभा के कुल 233 सदस्य ही निर्वाचित हैं, 12 तो मनोनीत हैं।
मतलब राज्यसभा से 233 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के। क्लियर कंसेप्ट? तो 233 आया यहां से जो लोग वोट देने वाले हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब देखते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। टोटल 550 प्लस 2 मतलब 552 सीट अलॉट सैंक्शन किया गया है। संविधान में बोला गया कि इतनी सीटें यहां पर हो सकती हैं। ये जनसंख्या के आधार पर डिवाइड होता है ना, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य की जनसंख्या में उसके आधार पर ज़्यादा सीटें रहेंगी और कम रहेंगी। अभी वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक इसको फिक्स कर दिया गया है। 1971 में 55 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। 2026 में लगभग 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या रहेगी, 140 करोड़। तो 2026 में इसको क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा इसका, और सभी राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसीलिए नए संसद भवन का गठन किया जा रहा है ताकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या, जब पॉपुलेशन बढ़ा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों की संख्या भी वहाँ बढ़ेगी ना, राज्यसभा लोकसभा सांसदों की संख्या। तो अभी 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक फिक्स है। 2026 में फिर से उसको क्या किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या उस राज्य में ज़्यादा संख्या सांसदों की, और जिसमें कम उसमें कम। तो ये हो गया। तो 552 है टोटल, जिसमें से 530 राज्य से हैं, राज्य से निर्वाचित होते हैं लोकसभा सांसद, और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो इंडियन, या 2 भी और नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। अब ये खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम। तो स्टेट से अलॉटेड है 530 को पूरा अलॉट कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश से 13 सीट को ही अलॉट किया गया है। 20 सीट अलॉट किए जा सकते हैं, सैंक्शन हैं, लेकिन 13 सीटों पे चुनाव किया जाता है। तो 7 सीटों पे और बढ़ाया जा सकता है बिना संविधान संशोधन के, ध्यान रखना इसको। और 2 सीट तो पता ही है। तो टोटल जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो टोटल हुए 543 सदस्य यहाँ से, क्योंकि ये लोग तो भाग नहीं लेंगे। मतलब 530 प्लस 13 543, ये तो भाग नहीं लेंगे एंग्लो इंडियन, ये याद रखना। अब विधानसभा में देखते हैं। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था, लेकिन अभी वर्तमान में संविधान संशोधन करके उसको खत्म कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों से दिक्कत नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। एंग्लो इंडियन सदस्य अगर निर्वाचित है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग मनोनीत है तो वो लोग भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये पेच फंसता है, यहाँ पूछता है सवाल को, ध्यान रखना। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों भी, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में से जोड़े जा सकते हैं। कहाँ? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, मतलब भाग लेंगे। 70वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है। तो अब ओवरऑल कैलकुलेशन करें अपन अगर, तो टोटल 233 लोग राज्यसभा से वोट करेंगे, लोकसभा से 543, तो टोटल 776 संसद से वोट करेंगे। और विधानसभा और यूनियन टेरिटरी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या एग्जैक्ट बैठती है 4033, टोटल जोड़ दिया जाए तो इतने लोग यहाँ से वोट करेंगे। ये पहले 40 समथिंग थी, 28 के आसपास, लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया 2019 में, जिससे ये संख्या घट के रह गई कितना, 4033। और 87 सीट जो था वो खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर का विधानसभा भंग कर दिया गया। तो अब 4033 लोग अभी वर्तमान समय में वोट करेंगे 776 सांसद से, ये लोग दोनों। अब यहाँ पर ऐड कर दो इसको, 4033, तो टोटल कितने हुए, 4000, इसको ऐड करोगे तो आएगा 809। वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वालों की संख्या टोटल होगी 4809, याद रखना इसको। 4809 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं टोटल, ठीक, याद रखना। अब आगे अपन देखते हैं अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 कहता है कि निर्वाचन की रीति, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब यह बताता है कि एक विधायक कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य, पूरा लिखना है यहाँ पर, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे डिसाइड होता है, राज्य की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या में डिवाइड कर दिया जाता है राज्य में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या, मतलब कुल निर्वाचित विधायक संख्या डिवाइड कर दिया जाता है और उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं समझता हूं कोई स्टेट की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक, 1 लाख, ठीक, कुल विधायक हैं इसमें 10 और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 से, तो ये 300 से 300 निकट गया, 1 से 1, तो एक विधायक के मत का मूल्य 10,
मतलब एक विधायक 10 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूं ताकि आसान हो सके, आप लोग को समझ में आ सके। ये अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पे अलग अलग होता है, ठीक। तो मत का मूल्य मैं आपको बता देता हूं अब, सबसे ज़्यादा किनके मत का मूल्य है और सबसे कम किसके मत का मूल्य है। तो उत्तर प्रदेश में एक विधायक 208 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या है। पाकिस्तान की जनसंख्या 24-25 करोड़ है, और अकेले पाकिस्तान का पूरा, जितना बड़ा पाकिस्तान है उतना बड़ा उत्तर प्रदेश है हमारा जनसंख्या के आधार पर। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो एक विधायक 208 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। टोटल एमएलए हैं 403, विधायक की संख्या उत्तर प्रदेश में 403। तो अब उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट पड़ेंगे? 208 गुणित 403, टोटल हो जाएगा 83,824। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वोट पड़ेंगे 83,824। सिक्किम में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है? 7। तो सिक्किम से एक विधायक जो है 7 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है। और टोटल सिक्किम में एमएलए की संख्या है 32, तो 32 गुणित 7, 224 वोट सिक्किम से पड़ेंगे। इन दोनों स्टेट्स को मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि अगर आपको पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किस स्टेट से पड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वहां पर एक विधायक ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है और विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 83,824 वोट पड़ते हैं, और सिक्किम सबसे कम है तो इसलिए वहां पर 224 वोट पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम इसको मैं बता दिया हूं, क्योंकि ये यूपीपीसीएस के पेपर में एक बार पूछ चुका है, तो इसको याद रखना। बाकी स्टेट्स का भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब पूरे देश के सारे स्टेट्स का निकालने के बाद हमारे पास आंकड़ा जो आता है, सभी राज्य की विधानसभाओं के मतों का कुल मूल्य आता है 5,43,000, ठीक। $5,43,000 आता है, मतलब टोटल विधायकों के मत का मूल्य है 5,43,000। एक सांसद के मत का मूल्य क्या निकालेंगे अब इसको कुल राज्य विधानसभाओं के मतों का कुल मूल्य, उसको डिवाइड कर देंगे कुल निर्वाचित सांसद से। यहां पर निर्वाचित सांसद कितने हैं? 233 लोग राज्यसभा से और 543 लोकसभा से, मतलब टोटल 776। 776 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 700। तो 700 मतलब एक सांसद 700 को रिप्रेजेंट करता है, 700 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? इसको डिवाइड कर दिए 5.43 लाख को कुल निर्वाचित सांसद, मतलब 776 से, तो ये आ गया 700 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे आप तो अप्रॉक्स 700 के आसपास एक सांसद के मत का मूल्य है। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं, आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा। अब देखो, अब यहां पर देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इजाद किया रहा 1857 में हेयर नाम के व्यक्ति ने किया था, और बाकी फिर धीरे धीरे सभी राज्यों ने इसको, राष्ट्रों ने, सभी देशों ने, अब जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसको अपना लिया, इस प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, मान लो जाए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ए नाम के, बी नाम के और सी नाम के, ए, बी और सी। तो अगर कोई सांसद या विधायक वोट देने के लिए जाता है तो वो चाहता है कि बी नाम के व्यक्ति को मैं पहला प्रेफरेंस देना चाहता हूं, मतलब बी व्यक्ति जो है उसको मैं राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं, तो बी व्यक्ति को 1 नंबर देगा। उसके बाद चाहता है कि बी के बाद अगर बी नहीं बनता तो ए बने, तो वो 2 नंबर के इसको 2 दे देगा। उसके बाद फिर 3 दे देगा, मतलब प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता तय करेगा, 1, 2, 3। दूसरा कैंडिडेट गया, वो भी बी नाम के व्यक्ति को पहले बार बनाना चाहता है, सी को बनाना चाहता है सेकंड में, फिर ए को बनाना चाहता है। तीसरा व्यक्ति गया, ए सी को बनाना चाहता है तो 1 देगा, बी को 2 देगा, ए को 3 देगा। उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा, ये जाता है, ए को सी को बनाना चाहता है, फिर बी को बनाना चाहता है, फिर ए को, फिर बी को, फिर ये ए को बनाना चाहता है, फिर सेकंड नंबर में सी को और थर्ड नंबर में बी को। अब इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ देखा जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया है। पहले राउंड की काउंसलिंग, पहले चरण की मतगणना में सबसे ज़्यादा 1 नंबर किसको पसंद किया गया है, तो यहाँ पर एक कितने लोगों को ने दिया है, एक ने एक फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है ए को, मतलब केवल 1 लोग ही चाहते हैं कि ए जीते। अब उसके बाद फिर बी 1 और 2 1 नंबर को गिन रहे हैं। तीसरा सी को मिला है 2, तो यहाँ पर ये तो आउट हो गया, यहाँ पर मत बराबर हो गया,
इसको भी दो, इसको भी दो। तो चूंकि मत बराबर हो गया, इसलिए दूसरे सेकेंड राउंड का मतगणना होगा, दूसरे चरण की काउंटिंग होगी। दूसरे चरण की काउंटिंग में देखा जाएगा, ये तो आउट हो गया। यहां पर सेकेंड प्रायोरिटी किसे ज़्यादा मिली है, बी और सी में सेकेंड प्रायोरिटी किसे ज़्यादा मिली है, तो 2 एक ही जन को मिला है, और यहां 2 जन को मिला है। तो यहां पर एक फर्स्ट प्रायोरिटी वाला भी सी ज़्यादा है और सेकेंड प्रायोरिटी भी सी को ज़्यादा मिला है, तो सी यहां पर क्लियर रूप से यहां पर जीतने की कगार पे पहुंच चुका है। अब बी बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन कोटा क्या होता है। कोटा कुल मतों का एक निश्चित भाग राष्ट्रपति के उम्मीदवार को प्राप्त करना पड़ता है, कुल मतों का, उसे ही कहा जाता है कोटा। तो वो कोटा क्या होता है, कुल वैध मत डिवाइडेड बाई 1+1। तो यहां पर ये 1 जो है ये है उम्मीदवार की संख्या, मतलब अगर ये उम्मीदवार 2 है तो 2 होगा, यहां पर 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आएगा। +1 ऐड किया जाता है क्योंकि आधा करना रहता है, और उन सब को एक जोड़ा जाता है, मतलब 50% +1 होना चाहिए ना, ये कोटा जो है वो, तभी तो जीतेगा। 100 सीट, 100 लोग अगर खड़े, 100 मत पड़ रहा है तो 50+1 मतलब 51 वाला तो जीतेगा ना, तो यहाँ पर 50+1 होना चाहिए। तो इतना मत अगर प्राप्त करता है, कोटा को पार करता है, तब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। क्लियर एकदम, ये दोनों होता है पूरा प्रोसेस राष्ट्रपति चुनाव का। अब आपको बताता हूं मैं कि एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरण पद्धति या स्थानांतरण पद्धति क्या होता है। मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसको स्थानांतरण कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि मतों का स्थानांतरण होता है ना कि संक्रमण। संक्रमणी क्यों कहा जाता है समझ में नहीं आता है मुझे। हस्तांतरणी मत पद्धति या स्थानांतरणी मत पद्धति, इसको सही उचित वर्ड है इसके लिए। यहाँ पर जो ये हार गया है कैंडिडेट, इसके मत का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसके मत को बाकी 2 लोगों में बांट देना पहले राउंड के बाद, इसके मत को बाकी 2 लोगों में स्थानांतरित कर देना, ट्रांसफर कर देना, कहलाता है ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसको दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसी को कहा जाता है एकल हस्तांतरणी मत पद्धति। क्लियर है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो ये दोनों को, इसका वोट को बांट दिया जाएगा, ताकि जिसको मिले वो मेजॉरिटी से जीते, क्योंकि वोट का मतलब तो है नहीं। ये होता है आपका पूरा राष्ट्रपति चुनाव का प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरा प्रोसीजर में फिर राष्ट्रपति जी चुन के आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अमेरिका के चुनाव से राष्ट्रपति के चुनाव का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से भिन्न है। अमेरिका के राष्ट्रपति के संविधान में लिखा हुआ है उसकी योग्यता में कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और जन्म अमेरिका में अनिवार्य है। जबकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति की योग्यता में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति देश का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म भारत में अनिवार्य नहीं है। वो कोई भी देश में जन्म लिया हो, लेकिन जिस समय वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उस समय तत्समय वो राष्ट्रपति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता मौजूद होनी चाहिए। जबकि अमेरिका में वो रूल नहीं है, उसमें वो अमेरिका में ही जन्म होना चाहिए। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अमेरिका का राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तत्समय गठित होता है, मतलब तुरंत उस समय नया निर्वाचन मंडल गठित होता है। लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोग वोट देना चाहते हैं, इस तरीके से एक निर्वाचक मंडल का सिस्टम है। जबकि भारत में फिक्स्ड है, ये लोग वोट देंगे मतलब यही लोग वोट देंगे और कोई वोट नहीं देगा। वहाँ पर कुछ क्लॉजेस रहते हैं, उसके अनुसार फिर वो लोग अप्लाई करके वोट देते हैं, वो एक अलग सिस्टम है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताया। अब देखते हैं वर्तमान सिचुएशन क्या है। अभी वर्तमान में चुनाव होने वाला है, अधिसूचना जारी हो चुकी है 15 जून को, नामांकन दाखिल हो चुका है 29 जून को, वोट 18 जुलाई को है। तो अब यहाँ पर 10,86,431 वोट हैं टोटल। 10,86,431 वोट में से बहुमत के लिए 5,43,000 वोट प्राप्त करना जरूरी है, 50% +1। तो जो इतना वोट ले आया जो पार्टी का उम्मीदवार, वो जीत जाएगा। अब एनडीए का जो गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और सहयोगी पार्टियों का, उसके पास 5,26,000 वोट हैं। कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, ये शिवसेना है ना, एनसीपी, इसके पास 2,59,000 वोट हैं। और टीएमसी, एसपी, आप और एलडीएफ के पास 2 लाख से थोड़ा ज़्यादा वोट हैं। तो किसी के पास बहुमत नहीं है। लेकिन बीजेपी, बहुमत से सबसे करीब कौन है, बीजेपी है। 5,26,000 वोट है, चाहिए 5,43,000, 17,000 वोट दूर है, 17,000 वोट। ये इधर से कहीं वोट इसको मिल गया 17,000, तो बीजेपी का कैंडिडेट अर्थात द्रौपदी मुर्मू खड़ी है बीजेपी से। द्रौपदी मुर्मू जो है वो राज्यपाल की थी, कहाँ की, झारखंड की, ध्यान रखना। यहाँ से खड़े हैं यशवंत सिन्हा,
यूपीए की अलायंस से यशवंत सिन्हा। तो अब अधिसूचना जारी हो चुका है, नामांकन 29 जून, वोटिंग है 18 जुलाई को, रिजल्ट आ जाएगा 21 जुलाई को, और 25 जुलाई से पहले पहले इनका निर्धारण हो जाएगा। 25 जुलाई से पहले पहले इसलिए क्योंकि संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 साल से पहले, कार्यकाल के समाप्त होने से 5-6 माह पहले समाप्त हो जाना चाहिए। और 1977 से जब से नीलम संजीवन रेड्डी ने शपथ लिया है, 25 जुलाई को उन्होंने शपथ लिया था, उसके बाद से लगातार 25 जुलाई के पहले पहले निर्वाचन कार्य संपन्न करा लिया जाता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर कोई विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग है, या उसका चुनाव नहीं हुआ है किसी विधानसभा का, या नई विधानसभा गठित हुआ है, या विधानसभा भंग हो गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय पर हो जाएगा। कोई भी विधानसभा भंग है कोई भी राज्य की, उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज और याद रखना, आर्टिकल 71, कि इसमें जो डिस्प्यूट होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होता है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। यह भी याद रखना। एक चीज और याद रखना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में। यह संख्या पहले कम थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ा दिया गया। यह कहा गया कि इतने बड़े पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है तो लगभग इतने लोगों का समर्थन तो होना चाहिए। और 15,000 रुपये जमानत राशि ये जमा कराना पड़ता है। अगर 1/6वां हिस्सा प्राप्त करने के लिए काबिल नहीं रहा वो व्यक्ति उम्मीदवार, तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है, नहीं तो ये वापस हो जाती है। तो ये आपका पूरा सिस्टम हो गया आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। उद्देश्य मेरा कंसेप्ट को समझाना था, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।